इस ईएम वेव को खोजने वाले मैक्सवेल थे। तो जानते हो दुनिया में ऐसे सोच वाले लोग पड़े हुए हैं, वो सोचते जो ई हो सकता है तो ई क्यों नहीं हो सकता है। ऐसी थिंकिंग कई बार बड़ी काम आती है और फिजिक्स में विश्वास मानो, ऐसे बहुत सारी डिस्कवरी है जो इस थिंकिंग के नतीजे, इस थिंकिंग के कारण हुई है। डायग्राम में देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, एक्स की तरफ, सॉरी वेव किधर जा रहा है, एक्स की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, वाई की तरफ। अब फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, जेड की तरफ। हाँ, सब ऑसिलेट कर रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो डिफेंस वाला के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और जैसा कि जानते हैं कि जो डिफेंस वाला का हमारा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, वो डिफेंस कोर्सेज़ को डेडिकेटेड है। अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट, अभी जैसे मैं बता दूं, ये जो करंट प्लेलिस्ट है वो एनडीए जो अप्रैल 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने टारगेट करके अभी ये वाली प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ। और इसके अंदर मैं फिजिक्स के टॉपिक बता रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उनको वेटेज वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने ये भी डिस्कस किया है कि कौन से टॉपिक के वेटेज ज़्यादा हैं, उसको मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ मैथ्स और जीएस की भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में मेरे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में एनडीए के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, अगेन मैं फिर बता दूं कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन तो मिनिमम है। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन, उससे भी अगर 1-2 साल पहले चले जाएंगे तो 3-3 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से आए हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, वेव को इंट्रोड्यूस किया था कि वेव क्या होता है, उसी का एक स्पेशल टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो स्टूडेंट लास्ट क्लास में बच्चे होंगे, जो लास्ट क्लास से बच्चे इसको देख रहे होंगे इस पार्ट को, तो उनको पता होगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए होती प्रोपगेट करने के लिए। तो यही सब। तो देखिए मैं क्या करूँगा अभी आज के लेक्चर में करने क्या वाला हूँ। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखवाऊंगा, यानी कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। उन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। उसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म एनडीए के अंदर, 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म एनडीए के अंदर बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो काफ़ी डिटेल्ड पोर्शन है, अगर इसको अच्छी से एनालिसिस की जाए, इसमें इक्वेशंस भी है, एनर्जी भी है, लेकिन आपको वो सब नहीं करना है स्टूडेंट। मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा, 10 प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, लगभग 8 या 9 जो भी 10 हो, वो प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, उनको आप याद रखिएगा। उन प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखेंगे तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट कोई भी अगर जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम करो उसमें ही बनता है, और एनडीए में तो कन्फर्म है कि एक बनेगा। ठीक है, तो चलिए अभी आज मैं जैसे प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, बस ये चैप्टर सबसे छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इस चैप्टर को मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लास्ट क्लास में मैंने बताया था बच्चों कि ये ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसी की प्रॉपर्टीज़ क्या कहें, उसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखवाएंगे, जिसके अंदर ईएम वेव की मुख्य मुख्य बातें हम आपको बताएंगे, क्या होती है, किसने डिस्कवर किया, कैसे चलती है, सब चीज़ इन पॉइंट्स के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए अभी आपके पॉइंट्स स्क्रीन पे दिखेगा और उन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है कि ईएम वेव ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम जो होता है, हाँ एक बात और कहूँगा, वैक्यूम की स्पेलिंग देख लीजिएगा, VACWM है। अगर किसी को डाउट है कि ये मास्टर गलत बोल रहा है, गूगल करो तुरंत, वैक्यूम की स्पेलिंग VACWM गूगल करके देखो। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्पीड ऑफ ईएम वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से चलती है। इन पॉइंट्स को हम नोट भी कर लीजिएगा बच्चों, याद रखिएगा, ये वर्थ वेट इन गोल्ड है, सोने में तौलने योग्य ये बिंदु हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मैक्सवेल। इसको किसने खोजा था, इस ईएम वेव को खोजने वाले मैक्सवेल थे, इस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। अगला प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, तो अगले प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं कि ये बताया कि इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। इसका ओरिजिन कैसे होता है, ईएम वेव बनती कैसे है। तो बच्चों देखो, ईएम वेव बनती कैसे है, तो देखो आप अगर थोड़ा सा 12th की फिजिक्स जिनको आती हो तो उसमें 3 पोर्शन है कि जब चार्ज रेस्ट में रहे। चार्ज मतलब सब लोग जानते हैं, चार्ज क्या होता है बच्चों, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जैसे कि मास है। ठीक है, तो चार्ज मतलब क्या हुआ कि कोई भी, जब से ब्रह्मांड बना
तब से चार्ज है, जैसे तब से मास है वैसे ही चार्ज है, क्योंकि तब से एटम है और एटम के अंदर तब से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तब से चार्ज है। तो जब चार्ज रुका हुआ रहता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो चार्ज रुका रहे तो वो कुछ और प्रॉपर्टी शो करता है। चार्ज जब एक समान से चले तो ही क्या बनता है, धारा, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। और उसी से किसका जन्म होता है, उसी से मैग्नेटिज्म जो है वो रिलेट होता है, जो आपका चुंबकत्व है उससे रिलेट होता है मैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, चार्ज कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा था। तो देखिए, अगर रुका हुआ तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, चलने लगा तो कुछ और प्रॉपर्टीज थी। अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लगे तो उससे एक वेव निकलने लगती है। अब चार्ज एक्सेलरेट करने का क्या मतलब हुआ, यानी चार्ज की जो वेलोसिटी हो, एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज होना। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है बच्चों, वेलोसिटी में चेंज होना। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे कैसे हो सकता है, कितने लोग को मालूम है वेलोसिटी क्या होता है? तो बच्चों वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो देखो, चाहे स्पीड में चेंज हो जाए, यानी जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है उसकी रफ्तार लगातार बदले, अगर लगातार बदलेगा तो उसके पास त्वरण कहा जाएगा, एक्सेलेरेशन कहा जाएगा। तो एक्सेलेरेशन है तो उससे ईएम वेव निकलेगा। या चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन करे पेंडुलम की तरह तो भी उसके अंदर से ईएम वेव निकलेगा। या तो चार्ज पार्टिकल लो और ऐसे ग्रेविटी के अंदर छोड़ दो, तो ग्रेविटी के अंदर छोड़ोगे तो जी से उसका एक स्पीड बढ़ता जाएगा ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका स्पीड बढ़ता जाएगा ना, तो वहाँ भी उसके अंदर से ईएम वेव निकलेगा। अब अगर कोई चार्ज है उसको वृत्त पे घुमा दो, वृत्त पे घुमाओगे तो देखो, वृत्त पे अगर घुमा दोगे ना चार्ज को तो इसके अंदर से फिर ईएम वेव निकलेगा। समझ गए क्यों निकलेगा ईएम वेव? क्योंकि इस चार्ज के पास त्वरण है। अब बोलोगे कौन सा त्वरण है, एक्सेलेरेशन है। कौन सा एक्सेलेरेशन है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। तो याद रखना ये बात कि ईएम वेव कब जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब जनरेट होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब जनरेट होगा जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे। अब एक्सेलरेट में कई बात हो सकती है, जो मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई कि चाहे स्पीड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन आता है, तो दोनों ही केस में ईएम वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब अगले प्रॉपर्टी को देखो। अगले प्रॉपर्टी में बताया गया है कि ईएम वेव ट्रेवल बाय क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम। देखो एक बात, वेव में होता क्या है, वेव में होता यह है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था, तो कोई ना कोई तो एनर्जी को ले जाने वाला होगा। तो पिछले केस में जब हम मैकेनिकल वेव पढ़ रहे थे, जिसको मीडियम चाहिए, वो मीडियम के पार्टिकल थे, तो ये इसको दे रहा था, वो अगले वाले को दे रहा था, वो अगले वाले को दे रहा था, तो ऐसे एनर्जी जा रही थी। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैंने पहले ही कह दिया बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये वेव ऐसी है जिसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो कोई तो ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो एनर्जी को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता होगा, कोई तो ऐसा होगा जो लेके जाता होगा। ठीक है बच्चों, तो ये काम कौन करता है? तो ईएम वेव के अंदर ये काम करता है, जैसे नाम है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये काम कौन करते हैं? याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही ईएम वेव की एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। अब इसके अंदर एक पॉइंट को ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कि भाई ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, लेकिन कैसे? तो देखो बच्चों, ध्यान से एकदम समझना इस पॉइंट को, कि अगर शुरू में चार्ज पार्टिकल है तो अपने आगे क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की प्रॉपर्टी भी है कि भाई जैसे ही चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर क्रिएट करेगा। ठीक है, जो लोग हैं वो बस ऐसे समझ लें कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता ही करता है। बाकी जिनको मालूम है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, उनको तो अच्छी तरह से मालूम है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समय के साथ बदल रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही है तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बदल रही है टाइम के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही है तो किसको जन्म देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही है तो किसको जन्म देती है? मैग्नेटिक फील्ड को। समझ रहे हो एनर्जी कैसे आता है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक से बनता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से बनता है इलेक्ट्रिक, ऐसे करके पूरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। और एनर्जी जो शुरू में रहती है, जो चार्ज के पास है ना, वो लास्ट तक पहुंच जाती है, ऐसे इस तरीके से। तो एक बड़ी कमाल की बात बता रहा हूँ, बस ध्यान रखना बच्चों, बी से ई बनता है, बी से ई बनता है। अब बी क्या है?
अब यहाँ बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलोगे सर ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ई यूज किया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी क्यों यूज किया? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बायट सेवर्ट, ना बायट नाम था, बायट सेवर्ट लॉ एक है फिजिक्स में, इन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया था। तो इनको सम्मान देने के लिए हमने क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड को बच्चे रिप्रेजेंट करने लगे बी से। ठीक है, इनको सम्मान देने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने लगे बी से। तो देखिए बच्चों, अब एक बात टॉपिक पे वापस आइए, वापस मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात किसने बताई है, फैराडे ने। ये बात किसने बताई है, फैराडे ने। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये बात किसने बताई, ये बात बताई मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने, देखो बच्चों ये बात तो सबको पता थी कि बी से ई बनता है। कौन सा लॉ है, फैराडे ने नियम बता दिया था, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हो। जो लोग जानते हैं, नहीं जानते तो ये याद रखें, ये लॉ हमको पहले से पता था। तो जानते हो दुनिया में ऐसे सोच वाले लोग पड़े हुए हैं, वो सोचते जो ई हो सकता है तो ई क्यों नहीं हो सकता है। ऐसी थिंकिंग कई बार बड़ी काम आती है, और फिजिक्स में विश्वास मानो ऐसे बहुत सारी डिस्कवरी है जो इस थिंकिंग की नतीजे, इस थिंकिंग के कारण हुई है। अब उन्होंने कहा कि भाई जब बी ई बना सकता है, अगर बदलता हुआ समय के साथ बदलता हुआ बी जो है ई बना सकता है, तो समय के साथ बदलता हुआ ई बी क्यों नहीं बना सकता। मैक्सवेल ये सोचने लगे, और इसके लिए उन्होंने कुछ पेपर पे कैलकुलेशन वगैरह किया, और कैलकुलेशन वगैरह किया तो उनको समझ में आया कि नहीं ई तो बना सकता है। बस जिस समय ई बी बनाने लगा, बी से तो ई पहले से बना हुआ था, जिस समय ई से बी बनने लगा, मैक्सवेल कहे कि बस एक नई वेव की खोज हो गई। यही तो दिक्कत था कि ये आगे कैसे कार्यक्रम बढ़ता, जैसे हम बढ़ाए हैं, ये कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ता जब तक यही नहीं क्लियर होता। तो जब जिस मोमेंट पे ये क्लियर हो गया, बस मैक्सवेल पेपर पे ही खोज दिए कि एक नई वेव है। एनर्जी कैसे ले जाएगी, तो इलेक्ट्रिक बनाएगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बनाएगा इलेक्ट्रिक। एक बात और याद रखना, अगर मैं बोलूँ कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के साथ बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये कौन सा लॉ है या किसने दिया था ये बात, तो ये बात दिया था मैक्सवेल ने। लेकिन इसका उल्टा बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये किसने दिया था, फैराडे। तो देखो दोनों का काम है यहाँ ईएम वेव में। समझ रहे हो बात, ध्यान से समझ लेना कि क्या लिखा हुआ है पेपर में। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, सब बारीक बातें हैं, इनको ध्यान रखना किसने क्या कहा था। चलो अगले पॉइंट को देखो। अगला पॉइंट है बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ द वेव एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ द वेव एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। तो अभी डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, एक्स की तरफ, सॉरी वेव किधर जा रहा है, एक्स की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, वाई की तरफ। अब फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, जेड की तरफ। हाँ, सब ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने का मतलब जान रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लगातार मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज हो रही है, 0 से 1। मैग्नेटिक फील्ड का भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों लोग का वैल्यू समय के साथ चेंज हो रहा है, देखो। लेकिन वेव जा रही है उधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है जेड में। क्लियरली देखो पिक्चर में ध्यान से, समझ गए। तो ये बात याद रखना कि अगर वी है एक्स में तो ई होगा वाई में और बी होगा जेड में। तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत चलते हैं, एक इसलिए कहते हैं इसको क्या, कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर है इस तरीके से। अब अगले पर यहीं पे एक बात और समझ लो, जो अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही फेज में होते हैं। ठीक है, तो देख लो अगला पॉइंट पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही फेज में होते हैं। तो पिछले डायग्राम को देखो, अब याद करो, पिछले डायग्राम को देखो, स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही फेज में होते हैं। इसका मतलब क्या है, जिस जगह पर और जिस समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम हुआ है, उसी समय उसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी अधिकतम हुआ है। देखो देखो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ है जिस जगह पे और जिस समय, उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हुआ है। जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ है वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हुआ है। इसी को बोलते हैं बेटा एक फेज में होना। एक फेज में होना, एक साथ मैक्सिमम को पाना और एक साथ मिनिमम को पाना, ये क्या है, एक फेज में होना। तो कल के दिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, क्या फेज डिफरेंस, तो क्या बोलोगे, 0 का। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 0 का।
फेज डिफरेंस कितने का है, 0 का। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो। तो एक बात और याद रखना कि E/B का जो रेशियो है वो क्या देता है, C देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मैग्नेटिक फील्ड क्या देता है। कल के दिन अगर आपको कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, बोला कि स्पीड ऑफ द वेव बताइए मीडियम में, तो डायरेक्ट कर दें E/B = V। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एनर्जी को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एनर्जी को कैरी करते हैं। मतलब ऐसे मान लो अगर 100 जूल पर सेकंड एनर्जी लेकर वेव चल रही है किसी भी एक छोटे से एरिया में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 जूल इसमें से कौन लेके चल रहा है, इलेक्ट्रिक, और 50 जूल कौन लेके चल रहा है, मैग्नेटिक। मिल के चलते हैं दोनों, किसी के ऊपर बर्डन नहीं। अब एक सवाल है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी यानी तीव्रता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन का रेशियो क्या है। तो बच्चों वो रेशियो है 1:1, क्योंकि जितना इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो दोनों पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे, जैसे कोई सरफेस है उस पर एक यूनिट एरिया में पर सेकंड कितनी एनर्जी गिर रहा है, उसको इंटेंसिटी समझो। तो इंटेंसिटी में किसका कंट्रीब्यूशन, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। तो देखो बच्चों, EM वेव इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि खुद ये EM वेव बनी हुई है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन अगर बाहर से इलेक्ट्रिक, जैसे मान लो ऐसे EM वेव जा रही है आपकी तरफ, मैं ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दूं तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे जा रही है वैसे चलती रहेगी। अब बच्चों एक बात ये याद रखो, EM वेव अप्लाइज प्रेशर ऑन द सरफेस। जो प्रॉपर्टी भी देख रहे हो, EM वेव अप्लाइज प्रेशर ऑन द सरफेस। EM वेव जो है ना बच्चों, किसी भी सतह पर दाब लगाती है। तो इसको जरा समझो, दाब का क्या मतलब है। तो सुनो बच्चों, अगर कोई भी सतह है इसके ऊपर EM वेव गिरे और गिरने के बाद ये अवशोषित हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और EM वेव का इंटेंसिटी I है, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसका जो प्रेशर आता है बच्चों वो आता है I/C। इसका जो प्रेशर आता है बच्चों कितना आता है, I/C। लेकिन अगर किसी सतह पर EM वेव गिरे और गिरने के बाद वापस चली जाए, जिस इंटेंसिटी से गिरी उसी इंटेंसिटी से वापस चली जाए, तो इस समय जो इसका प्रेशर होता है वो होता है 2I/C। कितना होता है, 2I/C। यानी जब 100% एब्जॉर्प्शन हो जाए तो I/C, यानी जब 100% रिफ्लेक्शन हो जाए तो 2I/C। तो देखो, अब रियल लाइफ का कोई भी अगर वस्तु होगा तो उसका ना तो 100% रिफ्लेक्शन होगा और ना तो 100% एब्जॉर्प्शन होगा। तो यानी उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर I/C से लेके 2I/C के बीच में झूलता रहेगा, इसी के बीच में रहेगा। I/C और P I/2I/C के बीच में झूलता रहेगा। समझ गए। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आज आपको EM वेव की प्रॉपर्टीज बताई। अब EM वेव के अंदर जो अगला लेक्चर होगा इसके अंदर मैं बताऊंगा EM वेव स्पेक्ट्रम, कि कौन कौन सी वेव होती है। EM वेव खुद में एक वेव नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी वेव है। तो उन्हीं के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और साथ में कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा कि भाई उन वेव्स का क्या एप्लीकेशन होता है। तो बस ये 3 वीडियो देख लो, एक पिछला, एक ये वाला और एक अगला। बच्चों एक क्वेश्चन इंडिया में कन्फर्म है। तो अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बच्चों। इसी तरह इस पे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। दूसरी फैकल्टीज़ भी बहुत यूजफुल वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आ रही हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।